तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप वैष्णो देवी आ सकते हैं, वैष्णो देवी में रुकने की क्या व्यवस्था है, रूम के चार्जेस क्या होंगे, डोरमेट्री की सुविधा आपको कहां पर मिलने वाली है, और अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो आप फ्री में नाइट स्टे कहां कर सकते हैं, और यात्रा पर्ची आपको कहां पर मिलेगी, घोड़े खच्चर पालकी के चार्जेस क्या होंगे, अगर आप एडवांस में रूम की बुकिंग कराना चाहते हो तो कैसे कराएंगे, अर्धकुमारी से भवन के लिए टैक्सी चलती है, उस टैक्सी की बुकिंग कैसे होती है, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वैष्णो देवी की यात्रा बहुत से भक्त हेलीकॉप्टर से करते हैं, तो हेलीकॉप्टर से आप कैसे वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर में ये भी बताएंगे कितना खर्च आने वाला है आपकी वैष्णो देवी की यात्रा पे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर सभी का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सभी भक्त कमेंट में जय माता दी जय माता की जयकारे जरूर लगा दें। सबसे पहले बात करते हैं कैसे आपको जम्मू आना है। तो जम्मू आप 3 तरीके से आ सकते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन है बाय ट्रेन। देश के सभी मुख्य शहरों से जम्मू तवी के लिए सीधी ट्रेन चलती है, तो आप बाय ट्रेन अपने शहर से जम्मू तवी तक आ सकते हैं। और जम्मू तवी पहुंचने के बाद आप बाय बस कटरा तक जा सकते हैं। दूरी की बात करें तो कटरा से जम्मू तवी की दूरी लगभग 68 किलोमीटर के आसपास है। बस वाले 100 रुपए से लेकर 120 रुपए का चार्ज लेते हैं। 1 से 1.5 घंटे में आपको जम्मू तवी से कटरा ड्रॉप कर देते हैं। और अब देश के कई मुख्य शहरों से सीधे कटरा के लिए भी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो गई। तो अगर आपके शहर से सीधे कटरा के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो आप सीधे बाय ट्रेन ही अपने शहर से कटरा आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बाय फ्लाइट वैष्णो देवी की यात्रा पे आना चाहते तो जम्मू में एयरपोर्ट बना हुआ है, आप बाय फ्लाइट जम्मू आ जाइए, फिर वहां से बाय टैक्सी कटरा तक आप आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अमृतसर लुधियाना से सीधे कटरा के लिए बसें भी चलती है। अगर आप बाय बस कटरा आना चाहते हैं, आप किसी नजदीकी शहर से हैं जम्मू के, तो आप बाय बस भी कटरा आ सकते हैं। तो बात होगी आपको कटरा कैसे आना है। अब बात करते हैं कटरा पहुंचने के बाद आपको रुकने की व्यवस्था कहां पे करनी है। तो आप जैसे ही कटरा रेलवे स्टेशन से निकलेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करना है। आपको चले जाना है कटरा बस स्टॉप। कटरा बस स्टॉप के पास में ही बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस, लॉजेस बने हुए हैं और यहीं पे माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित एक धर्मशाला भी बना हुआ है। तो कटरा बस स्टॉप के पास ही आपको नाइट स्टे करना है। अगर चार्जेस की बात करें तो कटरा बस स्टॉप के पास में आपको 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए में एसी और नॉन एसी रूम बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं। बात करते हैं अगर आप कटरा पहुंचने के बाद माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो कैसे रुकेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 तरीके के रूम मिल जाते हैं। एक एसी रूम मिलता है, एक नॉन एसी रूम मिलता है, जिसका किराया 850 रुपए से लेकर 1450 रुपए तक होता है। और अगर आप यहाँ पे डोरमेट्री में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए से लेकर 120 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। अगर आप अकेले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित जिसका नाम निहारिका भवन है यहाँ चले जाइए और 120 रुपए दे के आप डोरमेट्री में नाइट स्टे कर लीजिए। अंदर आपको क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अपना सारा सामान क्लॉक रूम में रख दीजिए और यहाँ पे नाइट स्टे कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो बात होगी कटरा में रुकने की। बात करते हैं कटरा में खाने पीने की क्या व्यवस्था। तो कटरा में आपको बिना लहसुन बिना प्याज का ही खाना हर जगह खाने को मिलने वाला है। अगर रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 रुपए से लेकर 100 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। आप 60 रुपए से लेकर 100 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके अलावा कटरा में बहुत सारे अच्छे होटल भी बने हुए। अगर आप बहुत अच्छी जगह खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं कैसे आपको कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो सभी भक्तों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने से पहले कटरा बस स्टॉप के पास ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहीं पे रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हो जिसे कि यात्रा पर्ची भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ जाके यात्रा पर्ची ले लेनी है। यात्रा पर्ची ले लेने के बाद आपको 4 घंटे में बाण गंगा चेक पोस्ट पहुंचना होता है। तो बाण गंगा चेक पोस्ट जाने तक के लिए आप 20 से 25 मिनट आप पैदल पहुंच जाएंगे। और अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो 20 रुपए लेते हैं ऑटो वाले और आपको कटरा बस स्टॉप से बाण गंगा चेक पोस्ट तक छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाण गंगा चेक पोस्ट। यहीं पे आपका जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है जो आपको पर्ची मिली थी इसकी चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद आपके साथ जितना सामान है इसकी भी चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद आप आगे आ जाते हैं। यहाँ से सभी भक्त अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। और जो भक्त यहाँ से पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, कुछ लोग पैदल नहीं चल पाते, तो उनके लिए यहाँ से घोड़े खच्चर पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों अगर घोड़े खच्चर के चार्ज की बात करें तो अगर आप बाण गंगा चेक पोस्ट से अर्धकुमारी तक घोड़े से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 650 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप बाण गंगा चेक पोस्ट से भवन तक जाना चाहते हैं इसके लिए आपको 1250 रुपए देना पड़ेगा। और बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं जो घोड़े खच्चर से भी नहीं जा पाते, उनके लिए यहाँ पे पालकी की व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 45 रुपए का चार्ज देना होता है बाण गंगा चेक पोस्ट से भवन तक के लिए। और अगर आप पालकी से सिर्फ अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1750 रुपए का चार्ज
देना होता है। लेकिन कई बार जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो पालकी वाले भी ज्यादा चार्जेस मांगते हैं और घोड़े खच्चर वाले भी 3000 रुपए तक चार्ज करते हैं। तो इसकी कंप्लेन आप वहीं पे ट्रस्ट द्वारा संचालित ऑफिस बना हुआ है वहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपनी यात्रा पैदल ही करने वाले हैं। आप जैसे ही बाण गंगा चेक पोस्ट से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता वही पुराना रास्ता जिससे कि हमेशा से यात्रा होती आ रही, अब एक नया रास्ता बन गया जिसे कि न्यू ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपको किस रास्ते से पैदल यात्रा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो दूसरा रास्ता नया रास्ता है ताराकोट मार्ग रास्ता, ये रास्ता अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पैदल यात्री देखने को मिलेंगे। यहाँ पे घोड़े खच्चर पालकी वाले इस रास्ते से नहीं जाते हैं। जो पुराना रास्ता है यहाँ पे आप घोड़े खच्चर पालकी और पैदल यात्री सभी जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। लेकिन जो ताराकोट वाला रास्ता ये 2 किलोमीटर लंबा है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप पुराने वाले रास्ते से अपनी यात्रा करिए। थोड़ा सा कंजेस्टेड कहीं कहीं पे होता है, पूरे रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर खाने पीने की बात करें तो पूरे रास्ते भर आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जगह जगह बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं और जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है उसके द्वारा संचालित भी आपको जगह जगह भोजनालय देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत कम खर्च में खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जब पुराने वाले रास्ते से अपनी यात्रा करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चरण पादुका के दर्शन मार्ग से आप जब जाते हैं तो सीधे अर्धकुमारी पे निकलता है, तो आपको चरण पादुका के दर्शन नहीं होते। इसलिए हम लोग वही पुराने वाले रास्ते से अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप बाण गंगा चेक पोस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 600-700 मीटर, यहीं पे आपको बाण गंगा मिल जाती है। बाण गंगा पे बहुत से भक्त स्नान भी करते हैं। अगर आप स्नान करना चाहते हो आप स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से भक्त आके अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराते हैं। अगर आप अपने साथ कोई बच्चा लाए मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं तो बाण गंगा पे आप मुंडन संस्कार भी अपने बच्चों का करा सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं चरण पादुका के। चरण पादुका मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ती, 10 से 15 मिनट में आपको चरण पादुका के दर्शन हो जाएंगे। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद आपको जाना होता है अर्धकुमारी। चरण पादुका से अर्धकुमारी की दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी हम लोग चरण पादुका से अर्धकुमारी की यात्रा पैदल करें। रास्ते भर आप देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जगह जगह आपको वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी जो कि बिल्कुल साफ और सुथरे होते हैं। अब जब आप अर्धकुमारी पहुंचने वाले होंगे तो वहां से 2 रास्ते हो जाते हैं। 1 किलोमीटर पहले एक सीधा रास्ता भवन को चला जाता है, एक दूसरा रास्ता चला जाता है अर्धकुमारी को। अगर आप अर्धकुमारी के दर्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत से भक्त अब अर्धकुमारी के दर्शन नहीं करते, सीधे भवन के लिए पीछे वाले रास्ते से भवन तक जा सकते, क्योंकि इस रास्ते से जब आप जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर की जो दूरी वो और भी कम हो जाती है। और यहीं से अर्धकुमारी से भवन के लिए टैक्सी भी चलती है। तो अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक टैक्सी होती है, इसके लिए आपको 354 रुपए की आपको टिकट लेनी पड़ती है टैक्सी से जाने के लिए। और जो टिकट मिलता है ये बहुत आसानी से आपको अवेलेबल नहीं होने वाला है वहां पे, क्योंकि हर 3 घंटे में स्लॉट खुलती है और सिर्फ रात के 10 बजे तक ही स्लॉट खुलती है, जिसमें मात्र 30 से 35 लोगों को ही टिकट मिल पाता है और बहुत लंबी लाइन भी इसमें लगी होती है। इसलिए बहुत से भक्त पहले ही ऑनलाइन टिकट कर लेते हैं इस टैक्सी का। अगर आप इस टैक्सी के लिए पहले से ऑनलाइन टिकट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन तरीके से पहले ही टैक्सी की टिकट निकाल लीजिए, क्योंकि वहां ऑफलाइन तरीके से या तो आपको 3 से 6 घंटे लग जाएगा टिकट लेने में और इतनी ही देर में आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी अगर आप पिछले रास्ते से जाते हैं। बात कर लेते हैं अगर आप अर्धकुमारी में दर्शन करने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो कैसे जाएंगे। तो अभी हम लोग अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको एक ग्रुप नंबर प्राप्त करना होता है। ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद अगर भीड़ बहुत कम होती तब भी आपको 4 से 5 घंटे में दर्शन मिलने वाले। अगर भीड़ बहुत ज्यादा होती तो यहाँ पे कभी कभी 24 घंटे भी दर्शन के लिए आपको समय देना पड़ सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको भीड़ बहुत ज्यादा दिखती है तो आप यहाँ से अपना ग्रुप नंबर प्राप्त कर लीजिए। ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद आप सीधे चले जाइए वैष्णो माता के दर्शन करिए, फिर भैरव बाबा के दर्शन करिए और वापसी में आके आप अर्धकुमारी के दर्शन कर लीजिए। और अगर आप यहीं पर रुक के अर्धकुमारी में दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पे ट्रस्ट द्वारा संचालित भवन बना हुआ है जिसमें आपको 120 रुपए में डोरमेट्री मिल जाती है। तो आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको रात रुकने के लिए बहुत बड़े बड़े हाल भी बने हुए, तो आप इनमें फ्री में नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे कम्बल लेना पड़ता है। कम्बल लेने के लिए आपको वहाँ पे 100 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। आप 100 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करके कम्बल ले सकते हैं और जब आप एक कम्बल वापस करते हैं तो आपको आपने जो 100 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा किया है वो आपको वापस दे दी जाती है। तो आप चाहें तो अर्धकुमारी में रुक के दर्शन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अर्धकुमारी में टोकन प्राप्त कर लें और वापसी में दर्शन कर
सकते हैं। बहुत से भक्त अर्धकुमारी में ग्रुप नंबर प्राप्त करने के बाद भवन जाते हैं, दर्शन करते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और वापसी में आके फिर अर्धकुमारी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको वैष्णो देवी की यात्रा कब करनी चाहिए। वैसे तो अब साल भर वैष्णो देवी की यात्रा आप कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नवरात्रि के समय वैष्णो देवी पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और जब मई जून में छुट्टियां होती है तो इस समय भी वैष्णो देवी पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो इस समय आपको यात्रा से बचना चाहिए, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो इससे आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा सबसे अच्छा समय क्या है तो सितंबर अक्टूबर से लेके फरवरी तक आपको वैष्णो देवी की यात्रा करनी चाहिए। इस समय थोड़ी सी कम भीड़ होती है वैष्णो देवी की यात्रा पे। और 1 जनवरी पे आपको बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा रस होता है, कई प्रकार की समस्याएं भी हो जाती हैं। तो मतलब किसी भी स्पेशल ओकेशन पे आपको वैष्णो देवी की यात्रा करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर से माता रानी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। तो कटरा से सांझी छत के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सांझी छत से भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की बचती है। तो आप हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा सकते हैं। इसकी टिकट आपको 2 तरीके से मिलती है, एक तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच के टिकट ले सकते हैं ऑफलाइन तरीके से, दूसरा आप ऑनलाइन तरीके से भी इस वेबसाइट पे जाके आप पहले से ही अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो आपको 1800 रुपए एक तरफ के लिए देना होता है। अगर आप दोनों तरफ हेलीकॉप्टर से आना जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3600 रुपए का चार्ज देना होता है। और एक जानकारी दे दूं कि हेलीकॉप्टर की टिकट में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी अब होने लगा है, तो आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। या तो आप ऑनलाइन तरीके से टिकट ले लें या फिर सीधे ऑफिस बना हुआ है कटरा में, वहां जाके अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट ले लें, तभी आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करें। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन। अब यहाँ पे बात आती है आपको दर्शन कैसे करने। तो जब आप माता रानी के दर्शन करने जाते हो तो आपके साथ जितना भी सारा सामान होता है वो आप साथ नहीं लेके जा सकते, ना ही किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक आइटम आप अंदर लेके जा सकते हैं। इसके लिए यहीं पे बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं। 3 क्लॉक रूम में आपको सारा सामान एक्स्ट्रा जितना है आपके पास वो रख देना है। बैग, स्लीपर, मोबाइल, बेल्ट, घड़ी, जितना भी आपके पास सामान है सारा सामान इन क्लॉक रूम में जमा हो जाए। क्लॉक रूम में जमा करने के बाद जाके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कितना समय लगेगा तो 1.5 से 2 घंटे में बहुत आसानी से माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाते हैं। और बहुत से भक्त भवन पहुंचने के बाद वहां पे स्नान करते हैं, उसके बाद माता रानी के दर्शन करते हैं। अगर आप स्नान करके माता रानी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं, उनमें जाके आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद जाके आपको अपना सारा सामान क्लॉक रूम में रख देना है, तब जाके माता रानी के दर्शन करने हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त नाइट स्टे करना चाहते हैं अगर भवन पे, तो वहां पे आपको 3 टोटल धर्मशाला बनी हुई है माता रानी के ट्रस्ट द्वारा जो संचालित है। 2 में आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए आपको 1450 रुपए से लेके 2250 रुपए तक आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे एक धर्मशाला बना हुआ है जहाँ पे आपको सिर्फ डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसमें आपको 120 रुपए का चार्ज देना होता है। तो 120 रुपए का चार्ज देके आप डोरमेट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर के पास में बहुत सारे बड़े बड़े हाल बने हुए जिनमें आप फ्री में नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वही जो अर्धकुमारी में जैसे आपको कम्बल की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, वैसे ही भवन पे भी आपको 100 रुपए में कम्बल की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पे टोटल 3 कम्बल स्टोर बने हुए। बहुत से भक्तों की जानकारी नहीं होती तो एक ही कम्बल स्टोर पे जाते हैं और दूसरे पे जाते ही नहीं, क्योंकि जब 11 बजता है रात को तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो कम्बल स्टोर नंबर 1 है पूरी तरीके से खाली हो जाता है, तो इसके बाद कम्बल का जो स्टोर 2 है, स्टोर 3 है, इस पे जाके भी आप बहुत आसानी से कम्बल ले सकते हैं। मतलब आपको कम्बल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, बस थोड़ा सा आपको इधर उधर जाके देखना पड़ेगा। तो आप कम्बल लेके भी सिर्फ नाइट स्टे कर सकते हैं। ये तो बात हो गई अगर आप भवन के आसपास रुकना चाहते हैं तो कैसे रुकेंगे। भवन में माता रानी के दर्शन करने के बाद सभी भक्त जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। भैरव बाबा का मंदिर माता रानी के मंदिर से 2 किलोमीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ तक जाने के लिए आपको घोड़े, खच्चर और पैदल या फिर आप भी ले सकते हैं। अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 100 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको आधे से 1 घंटे लाइन लगना पड़ता है, तब जाके आपको टिकट मिलती है। लेकिन जो रोपवे का समय है वो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ही रोपवे की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद आप रोपवे से नहीं जा सकते। अगर आप रात के समय भैरव बाबा की यात्रा कर रहे हैं तो फिर आपको घोड़े खच्चर की सुविधा लेनी पड़ेगी या फिर आप पैदल जाके ही भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। 10 से 15 मिनट में आप बहुत आसानी से भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पे आपको फोटोग्राफी करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप कुछ देर रुक के भैरव बाबा मंदिर के पास में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज, यहाँ पे बंदर बहुत ही खतरनाक है, तो आपको बंदरों से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो पीछे वाले रास्ते से नीचे आ सकते हैं, जो कि अर्धकुमारी में निकलता है। अगर आप रोपवे से भवन तक आना चाहते हैं तो आप रोपवे से भवन तक आ जाए, फिर भवन होते हुए अपनी पैदल यात्रा अर्धकुमारी तक आ जाएंगे। अगर अर्धकुमारी में आपको दर्शन करने, तो अगर आपको अर्धकुमारी में दर्शन नहीं करने
आप दर्शन करने के बाद गए हैं तो फिर आप सीधे नीचे कटरा आ जाइए। अगर आप अर्धकुमारी में दर्शन करना चाहते हैं, आप टोकन नंबर लेके गए हैं, तो वापसी में आकर अर्धकुमारी के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वापस आप कटरा आ जाइए। तो दोस्तों अब एक सवाल आता है कि आपको कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। कटरा पहुंचने के बाद आप 3 दिन में बहुत आसानी से माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं, तो आपको 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए अगर आप सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के अलावा आप साथ में पटनी टॉप और शिवखोड़ी, ये 2 नजदीकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे भक्त जाते हैं, वो भी प्लान करें, तो फिर आपको माता वैष्णो देवी की ट्रिप 5 दिन के लिए प्लान करनी चाहिए। अब दोस्तों आखिर में बात आती है कि वैष्णो देवी यात्रा पे आपका कितना खर्च आने वाला है। बताने वाले तो बता देते हैं कि भाई आप 500 में वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, 700 में अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आप वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं, आपको सिर्फ खाने रहने और घूमने का खर्च करें, तो आपका जो खर्च आने वाला है 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए खर्च आने वाला है अगर आप सिर्फ माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, मतलब 3 दिन की ट्रिप प्लान करते हैं। तो अगर आप साथ में शिवखोड़ी, पटनी टॉप की अपनी यात्रा प्लान करते हैं और शेयरिंग टैक्सी से सभी जगह जाते हैं, तो उसमें आपका 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए का खर्च आने वाला है।